तो मियोसिस की अहमियत जो है इसमें एक अहमियत ये भी है कि जब मियोसिस होती है ना, यानी कि जैसे देखें होता क्या है कि मियोसिस जो है वो एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं। वो स्पेशल किस्म के सेल्स मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जब करते हैं तो डॉटर सेल्स बनते हैं। अच्छा, अब ये जो डॉटर सेल्स हैं, इन डॉटर सेल्स को हम गैमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो एक पेरेंट के अंदर गैमेट्स बने हैं, सेम इसी तरह दूसरे पेरेंट के अंदर भी गैमेट्स बनेंगे। लेट्स से अगर हम फिश की बात कर लेते हैं, तो फिश एनिमल है, तो फिश में क्या होगा कि एक पेरेंट के अंदर गैमेट्स बने, इसी तरह दूसरे पेरेंट के अंदर गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, अब ये जो गैमेट्स है वो पानी के अंदर रिलीज कर देंगे, तो ये गैमेट्स फ्यूज करेंगे और गैमेट्स फ्यूज होके एक नया सेल बन जाएगा और उस सेल को हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, अब देखिए मियोसिस में क्या हुआ कि लेट्स से कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में 6 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो मियोसिस के जरिए 3-3 हो जाएंगे। इसी तरह दूसरे के पास भी 3 होंगे। तो अब जब ये 3-3 वाले सेल्स, क्रोमोसोम वाले जब सेल्स मिलेंगे, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से अब देखें, जो 6 क्रोमोसोम अभी 6 क्रोमोसोम वाला जो सेल है, जाइगोट है, ये माइटोसिस करेगा। माइटोसिस में आपको पता है क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है, तो बनने वाले जितने भी सेल्स उसमें सब में 6-6 क्रोमोसोम्स होंगे और नया जानदार है उसमें 6 ही क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, देखिए अगर मियोसिस ना होती तो क्या होना था? 6 सेल इधर से आने थे, 6 इधर से आने थे, 12 इधर हो जाने थे। ठीक है, तो अगली नस्ल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट जितने नहीं होने थे। जबकि अब अगर हम बात करें तो पेरेंट में टोटल जो पेरेंट थे उसकी अपनी बॉडी सेल्स में भी 6 ही क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, तो जो बनने वाला है उसके अंदर भी 6 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो मियोसिस का फ़ायदा ये होता है कि इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ हो जाएंगे और हाफ होने के बाद जब 2 सेल्स के क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो अगली जनरेशन में वो क्रोमोसोम्स जो है वो पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में फ़ायदा ये होता है, जिस तरह एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फ्लावर को कहते हैं। तो जो फ्लावर है उसमें स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं। लेट्स से ये उसका स्पेशल किस्म का सेल है और उसके अंदर 6 ही क्रोमोसोम्स है बिलफर्स। तो इससे में मियोसिस होगी, तो मियोसिस में आपको पता है डॉटर सेल्स बनते हैं। अब यहाँ पे इन डॉटर सेल्स को हम गैमेट्स नहीं कहते, बल्कि इन डॉटर सेल्स को हम स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स है, ज़ाहिर बात है इसमें क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, 3-3 हो जाएंगे। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे? आगे जाके माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस में तो आपको अच्छे से पता है क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है, जितने यहाँ पे इतने ही पे होंगे। तो यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे? 3 ही होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये स्पोर है ना, इसी स्पोर के अंदर क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। यानी इस एक स्पोर के अंदर ही एक नया सेल बनेगा और उस सेल को हम क्या कहेंगे? गैमेट कहेंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि गैमेट में और स्पोर में क्रोमोसोम की तादाद सेम है, यानी ये किसके जरिए बने हैं? माइटोसिस के जरिए बन जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों गैमेट्स जो हैं, जब ये दोनों गैमेट्स कंबाइन करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, तो फ्यूज़ होके ये एक नया सेल बना देंगे। ठीक है, और इस नए सेल को हम कहेंगे जाइगोट। अब 3 और 3 6 पूरे हो जाएंगे। अगेन इसी तरह से जाइगोट बार बार डिवाइड करेगा माइटोसिस के जरिए, इसमें सेल ज़्यादा होते जाएंगे एंड फाइनली एक नया पौधा बना देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, आप कह रहे होंगे कि ये जो दोनों गैमेट्स हैं, ये दोनों गैमेट्स जो हैं वो एक ही जो है ये स्पोर, क्योंकि एक ही फूल में है ना, तो ऐसा हो सकता है प्लांट्स के केस में एक ही फ्लावर में जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो दोनों गैमेट्स है, दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स है, वो एक ही फ्लावर में बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोनों एक फ्लावर में जो है वो मेल गैमेट्स बन जाए और दूसरे फ्लावर में फीमेल गैमेट्स बन जाए, इस तरह भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फ्लावर में मेल गैमेट्स भी हो और फीमेल गैमेट्स भी हों। ये बनने वाले डॉटर सेल्स है ना, इन डॉटर सेल्स में ये डॉटर सेल्स क्रॉसिंग ओवर के बाद बने हैं। ठीक है, कैसे? उस चीज़ में आपको अच्छे से पता है। देखिए, अब पेरेंट सेल में देखिए इस तरह से क्रोमोसोम्स थे, सही है, इस तरह से। लेकिन जो डॉटर सेल्स होते हैं उसमें अगर आप देखोगे एंड पे जो 4 सेल्स बनते हैं, क्या ये अपने पेरेंट सेल जैसे क्रोमोसोम्स रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनके सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज हुए हुए हैं। ठीक है, इनके सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज हैं। तो यानी कि जो ये चारों डॉटर सेल्स है ना, अब आपने जैसे भी देखा कि ये चारों डॉटर सेल्स को हम क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। तो ये गैमेट्स नई नस्ल बनाएंगे। तो अगर एक पेरेंट सेल की अपने ही डॉटर सेल्स जो है वो उसके अपने बॉडी सेल्स के साथ मैच नहीं कर रहे, यानी एक पेरेंट सेल के जो अपने डॉटर सेल्स हैं वो उसके अपने ही डॉटर सेल्स अपने पेरेंट सेल के साथ मैच नहीं कर रहे, उसके अपने सेल्स के साथ ही ये सेल मैच नहीं हो रहे। तो जब इतने मुख्तलिफ सेल्स, जब दोनों पेरेंट्स के जब इतने मुख्तलिफ सेल्स फ्यूज़ करेंगे, तो जो बनने वाली जनरेशन है वो अपने दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट होगी। जेनेटिकली दोनों पेरेंट्स से, जीन्स के लिहाज से, खुसूसियात के लिहाज से डिफरेंट होगी। मियोसिस मियोसिस इतनी ज़रूरी है कि अगर मियोसिस में गलती हो जाए
तो बहुत सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा था मियोसिस 1 में क्या होती है, क्रोमोसोम्स अलहदा हो जाते हैं और जो मियोसिस 2 में एनाफेज़ 2 है उसमें क्रोमेटिड्स अलहदा हो जाते हैं, ठीक है? तो जब ये अलहदा होते हैं ना तो इनके अलहदा होने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिसजंक्शन, ठीक है? ये सेपरेट हो जाए, मतलब सेपरेट किस तरह से, ये इससे अलहदा हो जाए और ये इससे अलहदा हो जाए, इस प्रोसेस को हम डिसजंक्शन कहते हैं। और ये कब होती है अलहदा? एनाफेज़ 1 और एनाफेज़ 2 में। लेकिन अगर ये हो जाए कि अगर एरर आ जाए, कोई गलती हो जाए तो ये अलहदा ना हो, किस तरह से? लेट्स से देखें, अब यहाँ पे ये जो दोनों सिस्टर थी, ये दोनों सिस्टर्स अलहदा नहीं हुई और दोनों एक साइड पर आ गई और दूसरी साइड पे कोई क्रोमेटिड नहीं आया। अब ज़ाहिर बात है कि जब ये सेल अलहदा हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, तो एक तरफ ज़्यादा क्रोमोसोम हो जाएंगे और दूसरी तरफ क्रोमोसोम कम आएंगे, ठीक है? और आपको अच्छे से पता है कि ये जो बनने वाले सेल्स हैं ये गैमेट्स हैं। और जब ये अब जैसे कि लेट्स से अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 23 क्रोमोसोम होते हैं, लाइक 23 इधर होते हैं क्रोमेटिड्स और 23 ही इधर होते हैं। लेकिन अगर एक तरफ ज़्यादा चला जाए, 24 हो जाए, तो एक तरफ 24 हो जाएंगे, एक तरफ 22 हो जाएंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे 24 है तो दूसरे पेरेंट्स के पास कितने हैं? दूसरे पेरेंट के पास 23 है, या फिर अगर उसका सेल सही बना है और 23 आए हैं, होना क्या चाहिए था? 23 आने चाहिए थे। लेकिन जब 24 और 23 मिलेंगे तो जो नेक्स्ट जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट में कितने हो जाएंगे? जाइगोट में एक है ना, एक तरफ से अगर 24 आ रहे हैं, एक तरफ से अगर 23 आ रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन में कितने हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली 47 तो होंगे नहीं, 47 हो जाएंगे और 47 क्रोमोसोम्स होना नॉर्मल नहीं है, ठीक है? तो ऐसे पर्सन में सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको जो है सिम्टम्स हो सकती हैं, उसको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है? तो ये एरर जो है ये अगर नहीं होगा तो 46 क्रोमोसोम जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, लाइक 46 क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो नॉर्मल होती है। देखिए, तो जब ये अलहदा नहीं हो रहे, जब ये एरर की वजह से अलहदा नहीं हो पाते, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, यानी कि ये अलहदा नहीं हुए, ठीक है? नॉन डिसजंक्शन। रीडिंग की तरफ आ जाएँ तो जो जैसे मैंने पहले हेडिंग्स दिलवाई है, यहाँ पे आपने गैमेट्स की हेडिंग दे देनी है, ठीक है? एनिमल की हेडिंग दे के बाद गैमेट्स की हेडिंग दे देनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है ज़ाइगोट की हेडिंग दे देनी है, इसके बाद ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे आप लिख लें फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आप प्लांट्स की हेडिंग देंगे, प्लांट्स के बाद आपने स्पोर की हेडिंग देनी है, स्पोर के बाद यहाँ तक डेफिनेशन है स्पोर की, और दिस जनरेशन प्रोड्यूसेस गैमेट दी स्पोर, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे, गैमेट्स की हेडिंग दे देंगे यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की। इसके बाद है मियोसिस ब्रिंग्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं जेनेटिक वैरायटी को, तो क्रॉसिंग ओवर क्रिएट करती है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है? और ईच क्रोमोसोम गैमेट्स के अंदर कैरी करती है यूनिक सेट ऑफ जीन्स को। व्हेन डाइवर्स कहते हैं वैरायटी, मुख्तलिफ किस्म के गैमेट्स जो दोनों पेरेंट्स से कंबाइन करते हैं, तो रिजल्ट में बनने वाला जाइकोट जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट होता है दोनों पेरेंट्स से। इस तरह से मियोसिस हिस्सा लेती है, किरदार प्ले करती है टू जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसमें जो जानदार है वो जीन्स के लिहाज से, खसूसियात के लिहाज से डिफरेंट होते हैं, ठीक है? तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए हाउ मियोसिस ब्रिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, देन आप ये पैराग्राफ लिखेंगे। या फिर अगर आपको आ जाए कि हाउ मियोसिस कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन, ठीक है, देन तब भी आप यही लिखेंगे। इसके बाद डिस्टिंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टिंक्शन की है। इसके बाद समटाइम्स कट कर देना, आपने यहाँ पे लिखना है द नॉन डिस्टिंक्शन की डेफिनेशन आपने लिखनी है, समटाइम्स नॉन डिस्टिंक्शन अकर्स। अगर नॉन डिस्टिंक्शन की डेफिनेशन आ जाए ना, आपने ऐसे लिखना है, डिस्टिंक्शन की तो यहाँ तक हो गई ना, नॉन डिस्टिंक्शन में आपने स्टार्ट से लेके समटाइम्स नॉन डिस्टिंक्शन अकर्स, फिर आगे आपने ये लाइन समटाइम्स नॉन डिस्टिंक्शन अकर्स यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो जाएगी नॉन डिस्टिंक्शन की। इसके बाद आपने सेकंड पॉइंट ऐसे बनाना है, नॉन डिस्टिंक्शन का सेकंड पॉइंट ये है कि ड्यू टू इट द डॉटर सेल्स रिसीव मोर और लेस देन नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और आपने डिस्जंक्शन का होमवर्क ऑफिस में ना इसमें लाइन लगा के अपने डिफरेंस लिख लेना है, और डिस्जंक्शन का आपने सेकंड पॉइंट बनाना है ड्यू टू इट डॉटर सेल्स रिसीव नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग देंगे सच गैमेट्स फ्यूज, यहाँ पे हेडिंग देंगे अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की,
ठीक है, यहाँ पे अब नॉर्मल नंबर की, चाहे तो इसको हाईलाइट कर लें। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग देंगे। तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज हम इसकी स्कूल में करेंगे। तो ये चैप्टर और जो बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल, ये दोनों चैप्टर्स आपको अच्छे से तैयार हो, क्योंकि जो मंथली टेस्ट है वो इन्हीं 2 चैप्टर्स में से होगा। अल्लाह हाफिज़।